नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कवक जगत के तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि कवकों में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्यारे दोस्तों, इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको कवकों में कायिक जनन और उसकी सभी विधियों को बता चुका हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कवकों में अलैंगिक जनन किन विधियों द्वारा और कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई यानी कवकों में अलैंगिक जनन। देखेंगे कि कवकों में जो अलैंगिक जनन है वह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहली विधि का नाम देखेंगे दोस्तों, चल बीजाणु द्वारा बाइजोस्पोर। बाइजोस्पोर या अर्थात चल बीजाणु द्वारा कैसे कवकों में अलैंगिक जनन होता है। देखेंगे कवकों में यह जो जनन होता है अनुकूल परिस्थितियों में होता है और इस जनन की प्रक्रिया में जो चल बीजाणुधानी होती है यानी जो स्पोरेंजियम जो होता है उसमें चल बीजाणु या जो स्पोर का निर्माण होता है और बाद में जो चल बीजाणुधानी से ये जो स्पोर होते हैं अर्थात चल बीजाणु होते हैं फटकर अलग हो जाते हैं और चूँकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है तो फ्लैजिला के माध्यम से ये दूर जाकर नए कवक सूत्र द्वारा नए हाइफी द्वारा नए प्रकार के कवकों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जो फ्लैजिला होता है वह उसी के माध्यम से अलैंगिक जनन अर्थात चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। उदाहरण देखेंगे किन किन कवकों में यह जो होता है चल बीजाणुओं के माध्यम से यह जनन होता है। देखेंगे सेप्रोलेग्निया और सिनकिंट्रियम, ये दो कवक हैं जिनमें चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दूसरा जो विधि है अलैंगिक जनन की वो है अचल बीजाणुओं द्वारा। अचल बीजाणुओं द्वारा अर्थात बाई एप्लैनोस्पोर द्वारा कैसे होता है। देखेंगे कवकों में इस प्रकार का जो जनन होता है वह होता है कशाभिका की अनुपस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। फ्लैजिला को कशाभिका या कशाभ भी कहते हैं और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है क्योंकि ये जो है ये कवक फ्लैजिला की अनुपस्थिति के कारण चलने में असमर्थ होते हैं। देखेंगे कौन से कवक हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं और फ्लैजिला अनुपस्थित होती है और इनमें अचल बीजाणुओं बाई एप्लैनोस्पोर द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखेंगे म्यूकर और राइजोपस। इसी तरह अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है वह है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है और वह है, क्या नाम है उसका, देखेंगे कोनिडिया या कर्णा द्वारा। देखेंगे दोस्तों एक प्रकार का जो कवक है उसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो कवक है यह है पेनिसिलिनियम कवक। पेनिसिलिनियम जो कवक है दोस्तों, यह जो कवक है इसी से पहला जो कवकों से एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बना था उसको बनाया गया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। पेनिसिलिनियम नामक कवक से एंटीबायोटिक्स बना था, वह पेनिसिलिनियम नोटेटम की प्रजाति से बना था। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि किस कवक द्वारा सबसे पहला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स बना था तो आप उसको बताएंगे पेनिसिलिनियम या पेनिसिलिनियम नोटेटम। और किसने सबसे पहले यह कार्य किया था तो देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखेंगे इसका डायग्राम कैसे होता है, कैसे इसके ऊपर कर्णाधार है, कोनिडियोफोर है। यह जो है एक डायग्राम है किसका तो पेनिसिलियम कवक का। देखेंगे इसमें जैसे ही कोनिडिया देख रहे हैं सारे जितने ऊपर जो डायग्राम है कोनिडिया जहाँ लिखा गया ये सारे अलग होकर कैसे नया कवक बनाते हैं। देखेंगे इसको बाई कोनाइडिया या कोनिडिया द्वारा या कर्णा द्वारा। देखेंगे अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया में नए कवकों का निर्माण कोनिडियोफोर में निर्मित कोनिडिया द्वारा होता है। उदाहरण देखेंगे पेनिसिलिनियम में और पाइथियम में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। प्यारे दोस्तों, ये तो कवकों में अलैंगिक जनन हो गया। अब कवकों में हम लैंगिक जनन को बताएंगे। कवकों में लैंगिक जनन जो होता है वह बहुत ही कम विकसित होता है। देखेंगे कैसे दो कवक जो अगुणित हैं यानी कि यह एक न्यूक्लियस वाले हैं, ये कैसे आपस में इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहले डायग्राम में देखेंगे दो अलग अलग कवक हैं, दूसरे में दोनों के आपस में कैसे मिल जा रहे हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद बीच से उनका जो एक लेयर है वह अलग हो जा रहा है
गल कर फट जा रहा है, निकल जा रहा है, गल जा रहा है और उसमें दो न्यूक्लियस, एक पहले कवक का और एक दूसरे कवक का मिलकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं और यह द्विगुणित केंद्रक बाद में कैसे अलग होकर 4 बीजाणु बनाते हैं, जिसमें से 3 बीजाणुओं के ऊपर देखेंगे आप क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है, अर्थात 3 बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक बीजाणु सक्रिय होकर नए कवक की उत्पत्ति करता है। देखेंगे जो कवकों में लैंगिक जनन है जो कम विकसित होता है वह 3 अवस्थाओं में होता है। इसमें 3 अवस्थाएं वो भी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से होती है। सबसे पहली जो अवस्था है वो प्लाज्मागेमी है या इसको कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं। जैसे देखेंगे कि दोनों जो कवक हैं, इनके जो दूसरे चित्र में देख रहे हैं, दोनों के कवकों के जो हाइफी हैं आपस में कैसे मिलके दोनों के केंद्रक द्रव्य आपस में कैसे मिल रहे हैं। देखेंगे दूसरी जो विधि है उसको केंद्रक संलयन कैरियोगेमी कहा जाता है और तीसरी विधि है अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस विधि द्वारा। देखेंगे सबसे पहले कि प्लाज्मोगेमी में क्या होता है। इस प्रक्रिया में 2 अलग अलग अगुणित कवकों के हाइफी अर्थात कवक सूत्र, कवक जाल आपस में मिलकर संलयित होते हैं और इनके संलयन में कोशिका कला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो गलकर नष्ट हो जाती है। देखेंगे कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन गल के नष्ट हो जाती है तो दूसरा स्टेप चालू होता है केंद्रक संलयन, अर्थात कैरियोगेमी जो होता है वह प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों कवकों के अगुणित अर्थात यन केंद्रक आपस में संलयित होकर द्विगुणित अर्थात 2n युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसे केंद्रक संलयन कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए केंद्रक संलयन किसे कहते हैं, जब 2 अगुणित केंद्रक मिलकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया केंद्रक संलयन कहलाती है। देखेंगे दोस्तों कि अंतिम जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मियोसिस और देखेंगे इसमें कि कैरियोगेमी के बाद अर्थात जो कैरियोगेमी होता है अर्थात केंद्रक संलयन होता है उसके बाद द्विगुणित युग्मक जो होता है युग्मक विभाजित होकर अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 नए अगुणित बीजाणु बनाता है, जिसमें से 3 बीजाणु नष्ट होकर हो जाते हैं और एक बीजाणु सक्रिय होकर अगुणित कवक बनाता है। दोस्तों यह तो कवकों में अलैंगिक और लैंगिक जनन की विधियां हो गई। अब मैं अपने अगले पार्ट में बताऊंगा कि कवकों को कैसे वर्गीकृत करते हैं और कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है, कैसे कवक हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कौन से कवक हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।